हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 18 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि हाई कोर्ट कॉशंस स्टाफ ऑन यूजिंग सोशल मीडिया। तो जैसे यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट स्टाफ है ना, हालांकि ये नियम सिर्फ राजस्थान के लिए लागू है, क्योंकि राजस्थान का जुडिक्शन बस राजस्थान हाई कोर्ट का जुडिक्शन सिर्फ राजस्थान में है। तो कोई भी ऐसे पोस्ट पे कमेंट नहीं करना है ना, मतलब सोशल मीडिया को यूज करना है, लेकिन कोई भी वैसे पोस्ट पे कमेंट नहीं करना जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। वही यहाँ पे बताया गया राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कि राजस्थान हाई कोर्ट हैज कॉशन्ड जुडिशियल ऑफिसर्स एंड कोर्ट स्टाफ टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल मैनर व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इट हैज आस्क्ड them to desist from forwarding, linking, disliking and commenting upon any post which were against the policy of government and the high court administration। तो कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसे पोस्ट पे नहीं लाइक या कमेंट करना है या डिसलाइक भी नहीं करना है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो, मतलब कि राजस्थान के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हो, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हो। ये भी कहा गया कि ऑफिशियल आवर में जो है यूज किया जा रहा है आजकल, मतलब कि कुछ स्टाफ के द्वारा, तो इसके कारण से उनके काम पे भी प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट यहाँ पे कि मोर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी कई पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा ड्रोन पायलट के लिए। ठीक है, मतलब ड्रोन उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन एक्चुअली होता क्या है, इसको अनमैन्ड व्हीकल भी बोला जाता है। ठीक है, यूएवी भी बोला जाता है, यूएवी भी बोला जाता है इसको। तो जैसे आजकल शादी में, मतलब कि फोटोग्राफी में आप देखते होंगे कि शादी वगैरह भी आजकल ड्रोन्स का यूज हो रहा है। फिर कई जगह जब ऊंचा से फोटोग्राफ करना रहता है ना, तो पहले हेलीकॉप्टर पे आदमी चढ़ कर किसी तरह से फोटो खींचता था या फिर कहीं हाइट से, लेकिन आजकल ऐसे इसको मोबाइल के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। इसमें कैमरा लगा होता है, यहाँ पे इसमें कैमरा लगा होता है और यहाँ पे जाकर के आसानी से फोटो खींचता है और मोबाइल में उसके स्क्रीन पे देखते रहता है क्या फोटो खींचा रहा है और यहीं से कैप्चर भी हो जाता है। ठीक है, ये इसमें ये बैटरी से संचालित होता है। इसमें 4 ऐसे पंख लगे होते हैं, ये उड़ता है ना, तो इसलिए इसको अनमैन्ड बोला जाता है, मतलब इसमें आदमी का कोई रोल नहीं है। इसका यूज कई तरीके से किया जाता है। सबसे इनिशियली तो फोटोग्राफी में यूज़ किया ही जाता था। इसका यूज आजकल बॉम्बिंग में भी होता है, मतलब कि लड़ाई क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में भी होता है। आजकल के सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ही अमेरिका जो है ड्रोन का यूज किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में ही। तो इसका और भी कई तरीके से यूज होता है। आजकल इसका खेत में भी यूज हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसके सारे दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, इससे आदमी को खेत में नहीं जाना पड़ रहा है, अंदर में है ना, एक जगह से कंट्रोल करके कहीं से भी, और दवाई का छिड़काव अच्छे से किया जाता है इसके द्वारा, है ना। तो हर इसका कई तरह से रोल है। मैंने कहीं भी ऐसा जो मतलब आदमी उड़ कर नहीं कर सकता था, तो एक तरह से आदमी के रूप में पंख दे दिया है ड्रोन। तो इसके कारण से ड्रोन का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसको रेगुलेट करना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो इसी के लिए डीजीसीए के द्वारा, डीजीसीए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसके द्वारा ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी बनाया गया। तो ड्रोन को इंडिया में 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहले तो है कि हर एक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। रजिस्ट्रेशन किसके तहत होगा, तो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1937 का, एयरक्राफ्ट रूल है 1937 का, उसके रूल 15A और रूल 133A के तहत जो है ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रूल 15A और रूल 133A। ठीक है, 133A के तहत ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यदि आप ड्रोन खरीदते हैं तो आपको पहले यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला कैटेगरी है नैनो। नैनो कैटेगरी में आते हैं 0 से 250 ग्राम तक के ड्रोन, मतलब 250 ग्राम तक का ड्रोन है, आपके ड्रोन का वजन 250 ग्राम तक का है, तब आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया 250 ग्राम तक के ड्रोन को। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे ड्रोन होते हैं और इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी में ही किया जा सकता है। ये इतना कैपेबल नहीं है कि सामान को मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सके, है ना, मतलब कोई बम को कैरी कर सके या फिर कोई भी डिलीवरी सामान, जैसे आजकल अमेजोन के द्वारा भी डिलीवरी किया जा रहा है ड्रोन के थ्रू, है ना। इसमें लटका दिया जाता है और वहाँ से कंट्रोल करके जो भी एड्रेस है वहाँ तक इसको पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, मेडिसिन का काफ़ी पहले से यूज़ किया जा रहा है विदेशों में, मेडिसिन डिलीवर करने के लिए ड्रोन के थ्रू। तो ड्रोन को कई मामले में यूज है, कई क्षेत्र में यूज है। तो इसीलिए 0 से 250 ग्राम का जो ड्रोन होता है, इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी 250 ग्राम को तो अपने ही है, तो ये 5 kg का सामान कैसे ढो सकता है, इसको उड़ना भी है। तो 0 से 250 ग्राम के ड्रोन को जो है कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो में आता है 250 ग्राम से लेकर के 2 kg तक के ड्रोन। ठीक है, ऐसे ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम से 2 kg के बीच का है, उसको माइक्रो ड्रोन बोलते हैं। उसी तरीके से स्मॉल ड्रोन क्या है, तो 2 से 25 kg का। ठीक है, 2 से 25 kg का ड्रोन जब आएगा उसको स्मॉल ड्रोन बोलते हैं। मीडियम ड्रोन क्या है, तो 25 से 150 kg का, 25 से 150 kg का ड्रोन को मीडियम ड्रोन बोलते हैं। और 150 से ऊपर के जो ड्रोन होते हैं, 150 kg के ऊपर के जो ड्रोन होते हैं, उनको लार्ज ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, लार्ज यानी कि बड़े वाले ड्रोन। तो 5 कैटेगरी हो गया, कौन कौन, नैनो,
माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज, नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। नैनो था 0 से 250 ग्राम, माइक्रो है 250 से 2 kg, स्मॉल है 2 kg से 25 kg, मीडियम है 25 kg से 150 kg और लार्ज है 150 kg से ऊपर। ठीक है। ड्रोन का यूज आर्मी के द्वारा भी किया जाता है। कई बड़े बड़े ड्रोन होते हैं, कई तो टन में ड्रोन होते हैं ना, मतलब 1 टन में 1000 kg को, तो उतने बड़े बड़े ड्रोन है तो हेलीकॉप्टर के साइज़ के ड्रोन होते हैं। ठीक है। तो इसके सहारे कई एक्टिविटी किया जा सकता है। तो ये था ड्रोन के बारे में। हम DGCA के बारे में जान लेते हैं। DGCA का स्थापना 1954 में हुआ था। 1954 में होता है DGCA का स्थापना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी किसी एक्ट के तहत इसको बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है। 1954 में स्थापना होता है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो ये था DGCA के बारे में और ड्रोन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं, कार्टून है, नई हिंदू में आया था ये कार्टून। इसमें मोदी जी को दिखाया गया है कि उनके सामने पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, नेपाल भी आजकल आंख दिखा रहा है और कोरोना वायरस भी। इतने चीज़ से इंडिया एक साथ लड़ रहा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो साइक्लोन भी आया, टिड्डी दल का हमला भी हुआ, अभी बाढ़ आने वाला है, कहीं कहीं सुखाड़ आने वाला है ना। तो सारा आपदा एक ही साथ आ रहा है अभी। नेक्स्ट है सेबी इजेज फंड रेजिंग नॉर्म्स फॉर फर्म्स। तो कहा जा रहा है कंपनी के लिए फंड रेजिंग जो नॉर्म्स थे, कानून थे, है ना, कुछ नियम कानून थे कि आपको फंड कैसे मार्केट से उठाना है, तो उसमें अभी कुछ ढील दे दिया गया है। ईज यानी कि हल्का, उसको ईजी बनाया गया है। तो हम लोग सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम क्या है, तो रेगुलेटर के रूप में वर्क करता है सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी मार्केट ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया में जो भी सिक्योरिटीज़ के रूप में ट्रेड होता है या फिर कम्युनिटी का ट्रेड होता है, वहाँ पे रेगुलेटर के रूप में वर्क करता है सेबी। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। 12 अप्रैल 1992 को इसका स्थापना हुआ था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून के तहत बनाया गया है। ये था सेबी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। AIIB क्लियर $750 मिलियन लोन फॉर इंडिया फॉर कोविड-19। तो AIIB है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नाम से पता चला। एक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें मतलब कि बाहर के भी कंट्री के लोग हैं, बाहर दूसरे कंटिनेंट के भी लोग हैं ADB में, है ना। इसमें अमेरिका भी है, इसमें ब्राज़ील भी है। लेकिन AIIB की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही रीजन के आ सकते हैं, कंट्रीज़ के मेंबर बन सकते हैं। एक है एशिया, एक है ओशियानिया। ओशियानिया किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के साथ मिला दिया जाए और वहाँ पे छोटे मोटे कई आइलैंड हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो उसको ओशियानिया बोलते हैं। तो AIIB जो मेनली एरिया सर्व करता हुआ है एशिया प्लस ओशियानिया। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। AIIB का हेडक्वार्टर जो है, AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 78 इसके मेंबर हैं, अभी 78 मेंबर हैं, 78 मेंबर हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इसका मतलब इसके लिए जो साइन हुआ था एग्रीमेंट पे 25 दिसंबर 2015 को हुआ था। 25 दिसंबर 2015 को इस एग्रीमेंट पे साइन हुआ था। लेकिन जब फोर्स में आया, वर्क करना चालू किया 16 जनवरी 2016 को वर्क करना चालू किया। ठीक है। 16 जनवरी 2016 को वर्क करना चालू किया, बिजनेस के लिए ओपन हुआ। एशिया प्लस ओशियानिया एरिया को सर्व करता है। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मतलब कि कोई भी बैंक जब खुलेगा तो कोई तो उसका मालिक होगा ना। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, इसका शेयर है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, उसके बाद रसिया का नंबर आता है। ठीक है। तो ये टॉप 3 शेयर होल्डर है इसके। ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडिया का ही ये बैंक है, क्योंकि इसमें सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इंडिया, है ना। मतलब इंडिया भी इसका एक मालिक में से एक है। तो वहाँ से भी लोन क्लियर किया गया $750 मिलियन का कोविड-19 के लिए। ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होगा, तो पॉवर्टी एलिवेशन में इसका यूज होगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लो आउट इम्पैक्ट बिगिन। तो ऑयल से जो अभी मतलब कि जो ऑयल वेल से अभी आग लगा था तेल के कुआं में, ठीक है, बगझान ऑयल फील्ड था असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें भी आग लगा था। तो उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है उसको असेसमेंट करने के लिए अब स्टार्ट हुआ है, मतलब कि कितना उसके कारण हानि हुआ है ये पता करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बॉडी मेंशन है। सबसे पहले है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तेरी, है ना। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है तेरी या टेरी, जो पढ़ना है आपको, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1974 में, 1974 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और पहले इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। जहाँ पे द भी लिखा हुआ है ना, वहाँ पे पहले टाटा था, लेकिन 2003 में इसका नाम बदल करके कर दिया द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। एक प्राइवेट एजेंसी, याद रखिएगा, अभी भी ये सरकारी नहीं है, है ना, प्राइवेट है, टाटा का ही है। एक्चुअली द करने के पीछे पर्पस क्या था कि सिर्फ जैसे पहले सिर्फ टाटा के अंदर जो रिसर्च होता था उसको ये देखता था, लेकिन इस रिसर्च का दायरा बढ़ाने के लिए इसका नाम बदल के द कर दिया गया टाटा के जगह पर, ताकि नाम भी तेरी का तेरी रह जाए और फुल फॉर्म बस चेंज कर दिया जाए। यहाँ पे 2-3 यहाँ पे मेंशन था, 2-3 इकोलॉजिकल एरिया मेंशन था। तो जैसे यहाँ पे है कि मागुरी मोतापुंग वेटलैंड, ठीक है,
मागुरी मोटापुंग वेटलैंड ये कहाँ है, तो याद रखिएगा आसाम में है। उसके अलावा डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, ये भी आसाम है। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क में क्या मिलता है, वाइल्ड हॉर्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों आसाम में, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आया था कि अनलॉक वे फॉरवर्ड पीएम टू सीएम। तो कल 16 और 17 को जो मीटिंग था तो उसका कंक्लूजन यही लिखना कि पीएम जो है अपने सीएम से बोल रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर स्टेट के सीएम से बोल रहे हैं कि अनलॉक ही एकमात्र अब उपाय है, अब अनलॉक करना है, मतलब अब लॉकडाउन नहीं बढ़ाना है किसी भी हाल में। जैसे यहाँ पर उनका एक्चुअल वर्ड लिखा है कि देखिए अब हमें अनलॉक के फेज ही ढूंढते रहना है ना, हमें अनलॉक की दिशा में ही कदम उठाते रहना है, उठाते जाना है, ठीक है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कल 14 मतलब कि कल 6 स्टेट के मीटिंग था, 6 स्टेट के लोगों का। उसमें कौन कौन था, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। ये ऐसे सीएम थे जो 76% लगभग कोविड-19 केस यही 6 स्टेट में है। इंडिया में जितना है उसका 76%, ठीक है। तो इस पर उम्मीद मत रखिए कि अब लॉकडाउन होगा, है ना, अब अनलॉक ही होगा। कल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्लियर बोला गया है। नेक्स्ट, मानसून टू हिट दिल्ली ऑन मंडे। मानसून जो है दिल्ली में मंडे को आने वाला है, 1 वीक पहले ही आने वाला है, ऐसा बताया गया आईएमडी के द्वारा। तो आईएमडी के बारे में जान लेते हैं। 1875 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आता है, इसके मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी मिनिस्टर हैं। तो एक ही मिनिस्टर को कई बार ज़्यादा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी इन्हीं के अंदर आता है अभी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1 वीक पहले ही मानसून आने वाला है। तो अभी जो मानसून आएगा कैसे आएगा, तो साउथ ईस्ट विंड के कारण आएगा। अभी जो होगा साउथ ईस्ट मानसून साउथ वेस्ट मानसून कहला जाएगा। अभी जो होगा साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। जो ठंडा में होता है उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं हम लोग। जो सब दिसंबर जनवरी के आसपास जो होगा मानसून उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है। और फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में जो मानसून होता है उसको वेस्टर्निक डिस्टर्बेंस के कारण होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मानसून होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मानसून जो सीज़न आता है, मेन मानसून सीज़न, वो साउथ वेस्ट के कारण होता है। चेन्नई में जो अक्टूबर में बारिश होता है, अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होता है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून के कारण होता है, उसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। और उसके अलावा फिर फरवरी में जो बारिश होता है, फरवरी के महीने में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो ये याद रखिए कब किस कारण से बारिश हो रहा है। उसके अलावा साइक्लोन के कारण बारिश तो कभी भी हो सकता है, जब भी साइक्लोन आएगा तब होगा, ठीक है। तो ये था मानसून के बारे में, आईएमडी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग द गलवान सिचुएशन। अभी जो हुआ है घाटी में, जो इधर से 20 सैनिक मारे गए हैं, उधर से 43 का आंकड़ा, हालांकि उधर वाला भी कोई कंफर्म नहीं कुछ बोला गया है, ठीक है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके आसपास है। एएनआई जो यहाँ का एक न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है, इंडिया का ही न्यूज़ एजेंसी है एएनआई, उसी के द्वारा ये सोर्स बताया गया कि 43 मतलब कि इस तरीके का कैजुअलिटी हुआ। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था। तो कहा जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या सिचुएशन सीरियस है ना, इज़ द सिचुएशन सीरियस। तो कहते हैं अनडाउटली, है ना, कोई भी कह सकते हैं सिचुएशन सीरियस है क्योंकि दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर द 1962 वार द सोल्जर हैव डाइड इन क्लैशेज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर लद्दाख। तो पहली बार मतलब कि 62 के बाद लद्दाख में युद्ध नहीं हुआ था तो अरुणाचल में हुआ था, सिक्किम में हुआ था, लद्दाख में नहीं हुआ था। तो लद्दाख में पहली बार ऐसा हुआ 1962 के बाद। और द लास्ट डेथ ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल करंट अकल्ड आफ्टर एन असम राइफल पेट्रोल वाज एम्बेसीज इन अरुणाचल प्रदेश व चाइनीज 1975। तो 1975 में मतलब कि लास्ट बार जो डेथ हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ था अरुणाचल वाले बॉर्डर पे। द लास्ट रियल मिलिट्री इंगेजमेंट बिटवीन टू आर्मीज वाज नाथुला। तो कल भी इसके बारे में लोग डिस्कस किया था। 1967 में लास्ट मिलिट्री इंगेजमेंट हुआ था जहाँ पे 88 इंडियन सोल्जर और 300 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। बट ऑल द इंसिडेंट हैपेंड बिफोर द टू कंट्री साइंड स्टार्टिंग 1993। तो जो भी हुआ था 93 के पहले हुआ था। 93 के पहले इंडिया और चाइना के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है। तो 93 में एग्रीमेंट साइन किया गया था कई तरीके से पीस कायम करने के लिए बॉर्डर पे। तो कल की बात किया जा रहा है कि 20 सोल्जर जो है मारे गए, जिसमें कमांडर भी थे, है ना। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है कि 2016 में जो उड़ी में हमला हुआ था तो वहाँ पे 19 मारे गए थे, ठीक है। 2016 में जो उड़ी में हमला हुआ था वहाँ पे 19 मारे गए थे। और तब उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके, LOC को पार करके पाकिस्तान में। इस बार 20 मारे गए हैं, है ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस हमला तो उससे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि बट नो राउंड्स वेयर फायर्ड बाय आइदर साइड। तो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से एक भी राउंड गोली नहीं चला था, मतलब एक भी बुलेट नहीं चला था, फिर भी इधर से 20 आदमी का जान चल गया, उधर से 43 आदमी का जान चल गया। तो जान गया कैसे, क्यों नहीं चला था, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मेनली हुआ था कैसे, तो इसमें एक इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है, 1996 का एक एग्रीमेंट है,
ठीक है, जिसके तहत इंडिया और चाइना दोनों तरफ के जो पुलिस होंगे वहाँ पे, उनके पास कोई बंदूक नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा। ठीक है, एक एग्रीमेंट है 1996 का कि जिसमें कोई हथियार नहीं होगा, कोई बंदूक नहीं होगा, ताकि गलती से भी गोली नहीं चले इधर से। ठीक है, तो ये एक कायम किया गया था मेनली 1996 में कि ताकि दोनों तरफ से शांति रहे, कम से कम जान नहीं जाए, है ना। लेकिन उसके बाद सब सैनिक एक दूसरे को मारने का उपाय ढूंढने लगे, तब अपने साथ बंदूक और गोली नहीं रखते, लेकिन अपने साथ बैट रखते हैं, हॉकी स्टिक रखते हैं, बड़े बड़े पत्थर रखते हैं, जैसे आदिवासी मतलब कि पुराने लोग प्री हिस्टोरिक टाइम में जैसे पत्थर का पॉलिश किया हुआ एकदम हथियार रखते थे ना धार वाले, उस तरह के हथियार रखते हैं। तो जान लेने का टारगेट तो है ही, बस नाम के लिए बंदूक नहीं रखते हैं। यदि नहीं टारगेट रहता तो दोनों तरफ से आदमी की कोई ड्यूटी थोड़े होता। ठीक है, तो वही यहाँ बताएगा। तो फिर उस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, तो सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन गलवान वैली में हुआ क्या, तो टेंशन हैड बीन रनिंग हाई इन द पास्ट फ्यू वीक्स, तो पिछले कुछ वीक से लगता है 5 या 6 जून से ही, 5 या 6 मई से ही ऐसा कुछ चल रहा है दोनों तरफ से। इवन दो इन द एलएसी इन गलवान वैली वाज नेवर डिस्प्यूटेड, द चाइनीज हैड मूव्ड इन द इंडियन साइड, तो कहा जा रहा है कि चाइनीज लोग इंडियन साइड में, गलवान वैली हमेशा से इंडिया का रहा था, मतलब कि एलएसी बना था। उसके बाद ऐसे तो अक्साई चीन भी इंडिया का ही, वो लोग तो ज़बरदस्ती कब्जा हुए। 1962 में नेहरू जी के कारण इंडिया युद्ध हार गया। ठीक है, तो एक कमज़ोर पीएम के कारण युद्ध हारने के बाद अक्साई चीन चला गया उन लोग के पास, और फिर भी गलवान वैली इंडिया के पास ही था। गलवान एक वहाँ का सेफर्ड था, है ना, एक वहाँ का सेफर्ड था, उसके नाम पे रखा गया। उसका आई थिंक रसूक मोहम्मद गलवान ऐसी कुछ नाम था, उसी के नाम पे गलवान रिवर भी और गलवान वैली भी है वहाँ पे। तो चाइनीज सोल्जर जो इंडियन साइड की तरफ आ गए थे आफ्टर मीटिंग एट द लेवल ऑफ कॉर्प्स कमांडर इन जून 6, तो 6 जून को मीटिंग हुआ था, है ना, दोनों कमांडर के बीच में, इंडिया और चाइना के कमांडर के बीच। वहाँ पे एक निगोसिएशन किया गया था कि दोनों लोग अपने अपने सैनिकों को वापस लेंगे और बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे ना इंडिया के आर्मी रहेंगे ना चाइना के आर्मी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताया गया था कि एज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस इट वाज एग्रीड डेट अ बफर जोन वुड बी क्रिएटेड बिटवीन द एलएसी एंड द जंक्शन एट द सियोक एंड गलवान रिवर, तो जहाँ पे सियोक और गलवान रिवर मिलता है और एलएसी के बीच में जो जगह है उसको बफर जोन बनाया जाएगा ताकि कोई आर्मी के बीच में क्लैश ना हो। द आर्मीज वेर मूव टू बैक ऑफ अ किलोमीटर नीच, तो दोनों कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से आर्मी 1-1 किलोमीटर पीछे जाने वाले थे। तो जब एक कर्नल थे बी संतोष बाबू, है ना, उनके द्वारा देखा गया कि मतलब कि इंडिया के सैनिक तो पीछे जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं, लेकिन एक टेंट अभी भी बाकी है जो गलवान वैली में आर्मी चाइना के द्वारा बनवाया गया है। तो टेंट को हटवाने के लिए वहाँ से गए, तो उसी के बाद वहाँ पे हमला हो गया, है ना। तो कहा जाता है कि वर द इंडियन नॉट कैरिंग वेपर, तो क्या इंडियन आर्मी के पास कोई वेपर नहीं था? नो। तो दिस इज अ पेपर ड्रिल फॉलोड बाय बोथ साइड बॉर्डर टू अवॉइड एस्केलेटर बाय ओपनिंग फायर। दिस इज अ ट्यून विथ 1996, 96 में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जिसके तहत कहा गया था कि दोनों तरफ के लोग के पास कोई भी हथियार नहीं होगा। उन लोग के पास भी नहीं था, लेकिन हथियार के रूप में दोनों की तरफ क्या होता है, पत्थर होता है, लाठी होता है, बैट होता है, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, ये सब होता है। Then how did the soldier die? There have been several reports of scuffles between the soldier of two armies at Pangang So Lake on the May 5-6. The 70 Indian soldiers were injured in a major scuffle. तो कहा जा रहा है कि मई 5-6 मई को जब हुआ था तो उस समय भी कई इंडियन सोल्जर, लगभग 70 इंडियन सोल्जर इंजर हुए थे। ठीक है, मरा कोई नहीं थे। तीन मोस्ट ऑफ द स्कफल द चाइनीज हैव यूज बैट, तो अधिकांशतः स्कफल में चाइनीज क्या यूज करते हैं, बैट यूज करते हैं, क्लब, स्टिक, स्टोन्स वगैरह यूज करते हैं। इन मंडे क्लैश बिसाइड द यूज ऑफ दिस ब्लंट ऑब्जेक्ट, तो कहा जा रहा है कि मंडे को कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट का भी यूज किया गया, मतलब कि धार वाले चाकू नहीं, कम धार वाले चाकू, ब्लंट। सम सोल्जर इट व्हेन लर्न कुड हैव पुश्ड इन द फास्ट फ्लोइंग गलवान रिवर, कहा जा रहा है किसी को गलवान रिवर में ढकेल दिया गया, किसी को। मोस्ट ऑफ द डेथ फॉर इंजरी एग्रेवेटेड बाय द टेंशन कोल्ड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, और अधिकांशतः जो इंजरी हुआ है तो एग्रेवेटेड बाय द टेंस कोल्ड, तो अधिकांशतः जो कोल्ड है ना, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है और उसके कारण से हुआ है। हाई एल्टीट्यूड एरिया, लगभग 16,000 फीट के ऊपर ही लड़ाई हुआ है दोनों तरफ से। ठीक है, तो अधिकांशतः लड़ाई मतलब कि जो भी हुआ है फिजिकली हुआ है, हाथ से जैसे हाथापाई नॉर्मली होता है उस तरीके से हुआ है। गोली किधर से भी नहीं चला क्योंकि बंदूक किसी के पास है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, फिर भी इतने लोगों की जान चली गई। किसी को नदी में ढकेल दिया गया, पत्थर से ढकेल दिया गया, पत्थर से मारा गया क्योंकि पहाड़ी इलाका है। एंड हाउ मेनी चाइनीज सोल्जर वे किल्ड, तो यहाँ पे बताया कि चाइना का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर वहाँ से तो कोई नहीं आया है, लेकिन इंडिया का एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसके द्वारा कहा गया कि 43 इंडियन सोल्जर मारे गए हैं। उसके अलावा कल USA का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब खुफिया एजेंसी है, वो सैटेलाइट के व्यू से सैटेलाइट व्यू देख करके बताया कि 35 से ज़्यादा, है ना, उसके द्वारा नहीं कहा कि 35 से ज़्यादा सोल्जर जो है चाइना के मारे गए हैं, ऐसा उसके सैटेलाइट से बताया गया है, अमेरिका के सैटेलाइट से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ द सिचुएशन नाउ बीन डिफ्यूज, तो अभी सिचुएशन खत्म कैसे हुआ है, मतलब डिफ्यूज कैसे हुआ है।
तो एट अ मीटिंग एट लेवल ऑफ मेजर जनरल टुक प्लेस एट PP14 इन द एरिया ऑन ट्यूजडे। तो ट्यूजडे को यानी कि परसों एक मीटिंग हुआ एंड कंटिन्यूड लेट इन द इवनिंग। इट ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल एंड इंडियन साइड वाज एबल टू कलेक्ट ऑल बॉडीज। द चाइनीज वर गिवन परमिशन टू ब्रिंग इन हेलीकॉप्टर टू फेरी देयर इंजर्ड बैक। तो कहा जा रहा है कि दोनों में कंट्रोल हुआ। उसके बाद जैसे पहले 3 ही का आया था ना न्यूज़ के 3 ही लोग मारे गए हैं, तो एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था कि कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि कई लोग को नदी में ढकेल दिया गया, नदी में फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह चले गए, है ना। तो उसके बाद फिर दोनों इंडियन के द्वारा अपना डेड बॉडी कलेक्ट किया गया और उन लोग भी हेलीकॉप्टर से ला करके अपना डेड बॉडी को वापस ले गए। नेक्स्ट है सो व्हाट डज ऑल दिस मीन। तो इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है, तो जितना जल्दी हो सके डिसएंगेजमेंट हो, डिस्केलेशन हो दोनों जगह से, मतलब कि जो 6 जून को मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था उसको तुरंत से लागू किया जाए, ठीक है। और आफ्टर मंडे नाइट इंसिडेंट दिस प्रोसेस लाइकली टू टेक अ बैक सीट एंड अर्ली रिजोल्यूशन लुक्स अनलाइकली। तो कहा जा रहा है कि अब तो रिजोल्यूशन, मतलब कि तुरंत रिजोल्यूशन होना अनलाइकली लग रहा है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। चाइना है जो रियसर्टेड इट क्लेम ओवर गलवान वैली। तो चाइना फिर से भी गलवान वैली पे अपना क्लेम कर रहा है एंड मेड शार्प स्टेटमेंट एलेगिंग दैट इंडियन सोल्जर ट्वाइस क्रॉस द LAC। और उल्टा होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना चोरी दोनों करना, वही काम वहाँ पे उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कैन द सिचुएशन एस्केलेट फ्रॉम देयर। तो क्या सिचुएशन इससे आगे बढ़ सकता है, तो बढ़ भी सकता है, कोई भारी बात नहीं है इसमें। तो ये था इस डिस्कशन में। नेक्स्ट है कि एक नया यहाँ पे दवाई एक आदमी को आशा के रूप में मिला है, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मिला, उसके बाद फिर कई कम्बिनेशन का यूज़ किया जाएगा। एक दिन हम डिस्कस किए थे कि 8 कम्बिनेशन का यूज़ किया जा रहा है, उसमें था लोपिनावीर, रोटेनावीर, रेमडेसिविर, है ना। इस तरह के कई दवाई वहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे। एक नया इस लिस्ट में जुड़ गया एक दवाई का नाम है डेक्सामेथासोन, है ना। डेक्सामेथासोन 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इसका फोटो आप लोग देख रहे होंगे, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी फेमस है। तो डेक्सामेथासोन अंडर स्पॉटलाइट फॉर इम्प्रूव द सर्वाइवल में सी राइजिंग डिमांड। तो इसका डिमांड अब बढ़ गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि डेक्सामेथासोन ग्लोबल मार्केट था 470 मिलियन का, विच अराउंड 5.5 बिलियन यूनिट सोल्ड एज पर एक, मतलब कोई कंपनी है उसके द्वारा बताया गया कि 470 मिलियन का डिमांड इसका था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फर्स्ट ड्रग टू बी सोन इम्प्रूवल सर्वाइवल। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखा जा रहा है, जिसका जो भी यूज कर रहा है उसको। डेक्सामेथासोन रिड्यूसेज डेथ अप टू 1/3 इन COVID-19 पेशेंट, ठीक है। तो जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है उनमें डेथ का जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1/3 कर देता है पहले, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से, मतलब कि एक दवाई का यहाँ पे नाम दिया गया। याद रखिए कि जैसे कहीं पूछा जाए कि डेक्सामेथासोन अभी न्यूज़ में था, किस लिए था, तो इसको भी कंप्लीट नहीं बोला सकता कि COVID-19 का दवाई, लेकिन इसके रूप में थोड़ा सा उम्मीद जागा है क्योंकि डेथ को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।